हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड। सब आज हमारा क्या है, 17 अगस्त है। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा, जो पीटी के स्तर पे हो, मेंस के स्तर पे और मेन इंटरव्यू के स्तर पे, तीनों स्तर पे। ठीक है। अब जो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करें, क्योंकि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इससे ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ठीक है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग इस क्या कहते हैं इसको देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, उसको पॉइंट नोट्स ज़रूर करें। और आप लोगों से ज़रूर है विनती है कि आप इसको वीडियो को पूरा देखें और जितना हो सके आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें कुछ आपको लगता नहीं है। सब्सक्राइब करने में कुछ तो यहाँ चार्ज नहीं लग रहा है ना कुछ, तो आप सब्सक्राइब कर देना है आपको, ताकि हमें भी लगेगा कि अच्छा लगेगा कि ताकि हम लोग इतना कर रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब भी किया जा रहा है चीज़ें। तो आप लोगों से यही गुजारिश रहेगा कि आप जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें और सब्सक्राइब कर सकें चीज़ों को। ठीक है। आप इसको नोट करते जाएं, जो कि मैं डिस्कस करता हूं। आज के अगर टॉपिक्स की बात करेंगे आज के, तो बहुत सारा ऐसे इंपॉर्टेंट लेख लिखने बहुत सारा चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं जो आपको मेंस के स्तर पे, यूपीएससी में अगर आप लेख लिख रहे हैं ऐसे के स्तर पे आपको काम आएगा, या मान लीजिए बीपीएससी में सेकेंड पेपर का साइंस टेक का जो है टॉपिक है उसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकता है चाहिए, तो इस पर आप नोट जरूर करें। वहाँ पे मैंने लिख भी दिया है VVI, ताकि जो इसको पढ़ेंगे न्यूज़पेपर को वही चीज़ को समझ सकते हैं कि इसका मतलब यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस पर नोट्स लिखना ज़रूरी है। ये कंटेंट आपको यहीं से मिलेगा, ना कि आपको कोई मैगजीन से। जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो उसमें मैगजीन ढूंढते हैं मार्केट में कि भाई कोई मैगजीन ऐसा या किसी क्लास कोचिंग का नोट्स ऐसा मिल जाए ताकि हम लिख लें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो कंटेंट आप क्या कहते हैं कोचिंग के नोट्स से देखो, चूँकि सारे मार्केट तो उसी को पढ़ रहे होते हैं। जितने एक क्लास में मान लिया अगर 300 बच्चे हैं तो 300 तो उसी नोट्स को पढ़ेंगे, वही टीचर पढ़ाया हुआ सारा नोट्स वो लिखेगा। लेकिन आपके पास क्या होगा, अच्छे अच्छे वर्ड अगर आप चूज करते हैं तो मिलेगा आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेगा, वो कहीं मैगजीन से नहीं मिल पाएगा वो। और यही अच्छे अच्छे वर्ड जो है आपको अच्छे अंक दिलाने में जो है सो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो इसके लिए कृपया वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और कृपया जितना हो सके आप शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ों को ज़्यादा देर न करते हुए। अगर बात किया जाए कि भारतीय खेलों पर संकट के बादल, मतलब क्या, भारतीय खेलों के लिए मंगलवार का दिन काफ़ी खराब रहा है, क्योंकि भारतीय क्या है, तो वैश्विक फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा। तो फीफा ने तीसरे पक्ष के गैर जरूरी दखल का हवाला देकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को निलंबित कर दिया, और इससे अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी अधिकार भी छीन लिए। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA की कमान प्रशासकों समिति और COA को सौंप दी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ महासंघ जो है FIH भी हॉकी इंडिया के COA से बुधवार को बैठक करेगी, और हॉकी इंडिया का निलंबन पर खतरा मंडरा रहा है। और इस पर जानेंगे हम ये तीसरा पक्ष क्या है जिस पर आपत्ति है। तो तीसरा पक्ष का संदर्भ ये है कि खेल की वैश्विक संस्था और राष्ट्रीय खेल संघ के सीधे समन्वय में उस देश की सरकार कांटे या कोर्ट के द्वारा नियुक्त समिति का सदस्य है। फीफा को AIFF के मामले में COA और उसके द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों पर आपत्ति है। आप समझें कि आपत्ति क्यों है। तो फीफा और AIFF में COA की नियुक्ति से खुश नहीं थी। COA ने AIFF के संविधान के नए मसौदे में कार्यकारी समिति में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व 50% रखा था। फीफा चाहती थी कि यह 25% ही सीमित हो। चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची में बाईचुंग भूटिया सहित 36 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिसको लेकर फीफा को आपत्ति थी। अब बात कर रहे हैं कि AIFF निलंबित है और अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी छीना गया। इसके बारे में अगर बात करें तो क्या है कि फीफा परिषद ब्यूरो ने तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण मंगलवार को AIFF तत्काल से निलंबित करने का फैसला किया है। फीफा की तरफ से कहा गया है कि हमारे नियमों का गंभीर उल्लंघन है। निलंबन तभी हटेगा जब AIFF कार्यकारी समिति के जज COA का गठन कर फैसला वापस लिया जाएगा, और AIFF प्रशासन के महासंघ को रोजमर्रा के काम को पूरा नियंत्रण दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। आगे चलें तो इसमें क्या मूल्य मिलेगा कि मुफ्त बिना कानूनी चुनावी भाषणों पर रोक। इसमें कहा गया है कि बिना कानूनी प्रावधान जो है
कि चुनावी भाषणों पर रोक टोक या उसे नियमित करना संविधान मिली या व्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन होगा, क्योंकि प्रत्याशी के चुनावी भाषण को भावी सरकार का आधिकारिक बयान नहीं माना जा सकता। इसलिए अदालत को प्रस्तावित है कि विशेषज्ञ जो समिति है उसके विचार के दायरे में चुनावी भाषणों पर रोक टोक और नियमन के मुद्दे को नहीं शामिल करना चाहिए। शीर्ष अदालत बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेगी। इस बात को अभी आप पढ़ लेंगे चाहिए। आगे अगर बात करें तो रक्षा मंत्री का कहना है कि रक्षा मंत्री ने सेना को सौंप दिए हैं कई स्वदेशी रक्षा उपकरण सौंपे हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो रक्षा मंत्री ने इसे निजी और सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं की साझेदारी और आत्मनिर्भरता का उदाहरण बताया है। और क्या है तो इसके बारे में हम समझेंगे चाहिए। इसके बारे में अच्छे से विस्तार से समझेंगे कि सीमा पर तैनात युद्ध सैनिकों की क्षमता में बढ़ोतरी की दिशा में कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कई स्वदेशी सुरक्षा उपकरण सेना को सुपुर्द किए हैं। इनमें पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच जारी सैन्य टकराव को मद्देनजर मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए मानव रहित एरियल सिस्टम, ड्रोन, त्वरित गति से लड़ने वाले वाहन, एंटी पर्सनल माइंस, गश्ती नौकाओं को लेकर सुरक्षा निगरानी शामिल किया गया है। इसमें बात करें कौन कौन है तो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर, ये क्या होता है तो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर को 3 प्राइमरी सब सिस्टम से लैस किया जा रहा है। पहला सब सिस्टम क्या होगा कि अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है। इसमें प्राथमिक हथियार प्रणाली के अलावा सैनिकों को मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड भी दिया जाएगा। और दूसरा सब सिस्टम जो है वो विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। और तीसरा सब सिस्टम जो है उसमें संचार और निगरानी प्रणाली है। इसके बाद आगे अगर बात करें तो एंटी पर्सनल माइंस निपुण जो है ये क्या करेगा तो सीमाओं पर सैनिकों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा को बढ़ाएगा और ये प्रणाली जो है मौजूदा प्रणाली की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होगा। हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, यह उपकरण जो है दिन व रात दोनों में और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी सैनिकों को दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने की क्षमता देता है। T-90 टैंक के लिए थर्मल इमेजिंग साइट, यह क्या करेगा तो यह उपकरण जो है बख्तर बंद वाहनों को बेहतर दृश्यता प्रदान करेगी। आगे है रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ डाउन लिंक उपकरण, ये इसका क्या काम होगा तो यह जो डाउन लिंक उपकरण है इससे हेलीकॉप्टर की सीमाओं और परिचालन क्षेत्रों के निरंतर टोह लेने और निगरानी करने में मदद करता है। मिशन के दौरान टोही डाटा को सिस्टम में दर्ज करता है और इसे तभी एक्सेस किया जा सकता है जब हेलीकॉप्टर बेस पर लौट आएगा। मिनी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम, इसका क्या काम है यह सामरिक स्तर पर भारतीय वायुसेना के विमानों और मानव रहित एरियल व्हीकल्स के सामने आने वाली परिचालन बाधाओं को हटा देता है। आगे है इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल, तो उत्तरी सीमाओं पर तैनात थल सेना के जवानों को गतिशीलता और अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, यह सैनिकों की त्वरित तैनाती की सुविधा प्रदान करता है और बहुत तेज़ी से प्रक्रिया देने में सक्षम है। इस चीज़ को आप देख लेंगे चाहिए। आगे है कि नए पाठ्यक्रम से हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP के तहत नए पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए शुरू हुई मुहिम के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आम लोगों से भी जुड़ने की अपील किया है। उन्होंने कहा कि नए जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगा और प्री प्राइमरी स्तर के NCF को अगले साल की शुरुआत में ही तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। आगे है सुधार नहीं हुआ तो धीरे धीरे अपने प्रभाव को खो देगा UN, मतलब पूर्वी एशिया के समुद्री क्षेत्र में जो कुछ घटित हो रहा है उससे संभावित भू राजनीतिक खतरा उससे कहीं ज़्यादा गंभीर हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जोरदार पैरोकारी करते हुए उन्होंने कहा निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोकतंत्रीकरण के बिना यह वैश्विक निकाय धीरे धीरे अपनी प्रभावशीलता को खो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि समय के साथ संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में बदलाव से बड़ी शक्तियों का इनकार 1945 के बाद हुई आर्थिक व तकनीकी प्रगति और उभरती हुई भू राजनीतिक वास्तविकताओं की अनदेखी है। उन्हें यह भी कहा कि बहुपक्षवाद के ढांचे में वैश्विक सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है, जो अराजकता, अस्थिरता और संघर्ष की उच्च संभावनाओं के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। तो इस बात को आप पढ़ लेंगे। फिर यहाँ भी आपका है कि डिजिटल हेल्थ मिशन में बेहतर काम करने वाले राज्यों को मिलेगा लाभ, धन मिलेगा। तो कौन कौन से राज्य हैं
तो अगर बात करें तो देश में स्वास्थ्य ढांचे को डिजिटल करने और आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, तो डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत धन आवंटन को प्रदर्शित से जोड़ दिया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को अब ज़्यादा धन मिलेगा। अगर बात करें कि पिछले साल शुरू किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत 21-22 से 2025-26 के बीच 500 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। मिशन के तहत डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, क्लिनिक, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लैब और फार्मासिस्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और पंजीकरण किया जाना है। इसके साथ ही कोविन ऐप पर आम लोगों को इसमें पंजीकरण की सुविधा मिली हुई है। अभी तक 23 करोड़ लोग इसमें अपना पंजीकरण करा चुके हैं। उन्हें आभा मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अथॉरिटी नंबर भी जारी किया गया है। अब तक 3.4 लाख हेल्थ रिकॉर्ड इस प्लेटफॉर्म पर रखे जा चुके हैं, लेकिन इसमें पंजीकरण कराने वाले डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, क्लिनिक और लैब्स की संख्या कम है। अभी तक केवल 1.4 लाख अस्पताल, क्लिनिक, लैब और वेलनेस सेंटर ने इसमें पंजीकरण कराया है। इसी तरह केवल 33,000 डॉक्टरों और नर्सों का पंजीकरण हुआ है। इस साल दिसंबर तक अस्पतालों, डॉक्टरों, नर्सों और आदि की हर एंट्री पर राज्यों को अलग से 100 रुपये दिए जाएंगे। अगले साल जनवरी से 31 मार्च तक 50-50 रुपये दिए जाएंगे। आगे है, पहली नज़र में अनुचित नहीं लग रहा है तलाक हसन। अब ये तलाक हसन भी एक नया आया गया है कि 3 तलाक के बाद एक तलाक हसन अब चर्चा में है। तो ये होता क्या है, इसे भी असंवैधानिक घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। पहली नज़र में उसे तलाक हसन अनुचित नहीं लग रहा। यह 3 तलाक जैसा नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के पास भी खुला तलाक का विकल्प है। अगर पति और पत्नी एक साथ रह नहीं सकते तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत भी तलाक ले सकते हैं। याचिका में तलाक हसन के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया से इतर एक तरफा तरीके से शादी तोड़ने के सभी तरीकों को मनमाना, एक तर्कहीन और मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। अगर बात करें तो पहली याचिकाओं के सहमत नहीं है इससे। वह नहीं चाहती कि यह किसी अन्य कारण से न बने। पीठ ने यह भी कहा है कि यह 3 तलाक जैसा नहीं है। विवाह जो है संविदात्मक प्रकृति के होने के कारण आपके पास भी खुला विकल्प है। अगर 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं तो हम भी विवाह में एक गंभीर समस्या के आधार पर तलाक मंजूर कर रहे हैं। क्या आप आपसी तलाक सहमति से तलाक के लिए तैयार हैं? अगर मेहर मतलब दूल्हे से दुल्हन को नगद या वस्तु के रूप में मिला उपहार का ध्यान रखा जाता है तो तलाक हसन को लेकर मुस्लिम महिलाओं की एक वर्ग मानता है कि इससे महिलाओं का अधिकारों का हनन होता है और इसमें उन्हें हमेशा और सुरक्षा की भावना बनी रहती है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे तलाक हसन होता क्या है। तो तलाक हसन की अगर बात करें हम तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक हसन में पति अपनी पत्नी को 1-1 महीने के अंतराल पर 3 बार तलाक देता है। इस दौरान वे साथ रहते हैं और सुलह की कोशिश करते हैं। अगर उनका रिश्ता नहीं बनता है तो तीसरे महीने में तीसरी बार तलाक बोलने के साथ ही उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है और उनमें तलाक हो जाता है। और खुला क्या होता है, इसमें शहर काजी के जरिए मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक ले सकती है। अगर महिला को उसका पति मांगने पर भी तलाक नहीं देता है तो वह शहर काजी के पास जा सकती है और शहर काजी दोनों की बातें सुनने के बाद उनके तलाक का ऐलान कर सकता है और इसके साथ ही उनका तलाक हो जाता है। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। तलाक हसन होता क्या है या खुला क्या है, इस बारे में आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट नोट, बहुत ही अच्छे टॉपिक है। सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन में आप आंसर कर सकते हैं। चाहिए सोशल इशू के मामले में भी चाहिए। आगे की बात करेंगे, अब परेशान नहीं कर पाएगा मानसून का बदलता पैटर्न। ये भी एक नया चीज़ आया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर CRIDA क्रॉप वेदर कैलेंडर में बदलाव कर रहा है। नए डायनामिक कैलेंडर में औसत के बजाय रियल टाइम मौसम को आधार बनाया जा रहा है। इसी के अनुसार देश भर के किसानों को भविष्य में एडवाइजरी जारी की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि मार्च अप्रैल में वर्षा 80% कम हो रही है। इससे इन दिनों महीनों में किसान ज़मीन को तैयार नहीं कर पाते हैं। जून अगस्त में भी शुष्क दिनों की संख्या बढ़ गई है। इसकी वजह में से अब जून में भी किसानों ने बिजाई करना कम कर दिया है। मानसून का आकलन मौसम विभाग 2 बार करता है, एक बार मानसून आने से पहले और दूसरा मानसून का आधा सीजन होने पर किया जाता है। किसानों के अलावा व्यापार क्षेत्र के लोगों की भी नज़र इस पूर्वानुमान पर रहती है। कभी वर्षा अधिक हो रही है तो कभी मानसून में भी नहीं हो रही है। प्री मानसून सीजन में भी वर्षा काफ़ी कम रह गई है। प्री मानसून में ही किसान अपनी ज़मीन को बिजाई के लिए तैयार करते हैं, लेकिन वर्षा न होने के कारण नमी के अभाव में वह काम नहीं कर पाते। मानसून का पूर्वानुमान मानते हुए कुछ किसान बिजाई कर भी देते हैं तो अगले कुछ दिन या तो वर्षा नहीं होती या फिर तेज़ हो जाती है। क्या है क्रॉप वेदर कैलेंडर?
इसके बारे में जानेंगे कि भारत का जो क्रॉप वेदर कैलेंडर है वो 1996 में बना था। इसके बाद से बरसात के पैटर्न में कई बदलाव हो चुका है। इसी आधार पर अगर बात करें तो मौसम के जो पैटर्न की समीक्षा और उसके अनुसार इन चीज़ों में बदलाव भी जरूरी होता है। साथ ही किसानों को भी अलर्ट की जानकारी देना जरूरी है कि किसान के लिए यह जरूरी है कि उन्हें यह सही पता चले कि आने वाले 5 से 6 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। इसका सटीक आकलन जरूरी है। वर्षा जब तेज़ होती है तो पानी बहकर निकल जाता है, इसलिए इस पानी को स्टोर करने की ज़रूरत है। जब मानसून के दौरान भी शुष्क दिन आते हैं तो इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चेक डैम को बढ़ावा दिया जाए ताकि 3-4 दिन की वर्षा में भी अधिक से अधिक पानी को स्टोर किया जा सके। ये भी आपका पॉइंट नोट कर सकते हैं, इसमें भी टॉपिक है चाहिए आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का वो टॉपिक था। आगे की बात करें स्वच्छता का सिरमौर इंदौर अब जांचेगा पेड़ पौधों का स्वास्थ्य। बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं यहाँ पे लाया गया चीज़ों को। जान रहे हैं कि देश में सबसे स्वच्छ नगर शहर है तो इंदौर है। इंदौर में नगर निकाय अपने एक नया प्रयोग करने जा रहा है। शहर में सड़कों के किनारे डिवाइडर और शहरी उद्यान में लगे बीमार पौधों का इलाज अब ट्री एम्बुलेंस करेगा। ट्री एम्बुलेंस के तहत होगी। यह सिर्फ पेड़ पौधों को बचाने के लिए कटाई छटाई करेगी, बल्कि बीमार पौधों पर दवाई का छिड़काव भी करेगा। अनुपयोगी वस्तुओं से किया निर्माण, मतलब इंदौर नगर निगम के उद्यान विभाग ने ट्री एम्बुलेंस बनाने में कबाड़ से जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल किया है, यानी वर्कशॉप की अनुपयोगी वस्तुओं से ये एम्बुलेंस बनाई गई है। निगम के उद्यान विभाग में अभी तक पौधे के रखरखाव के लिए 3 पंचवटी वाहन मौजूद थे। इनमें उद्यान विभाग के कर्मचारी पौधों की कटाई छटाई के उपकरण वो उद्यान और डिवाइडर में लगाए जाने वाले पौधे ही ले जाते थे, जबकि ट्री एम्बुलेंस में पानी की 2 टोकियाँ, दवा और क्या कहते हैं खाद के लिए भी विशेष रूप से प्रबंध किया गया है। ऐप के माध्यम से दवा का छिड़काव किया जाएगा। पंप के माध्यम से पौधों की कटाई छटाई के लिए सारी व्यवस्था। ट्री एम्बुलेंस में हर प्रकार का कटर रखा गया है। बड़ी टहनी काटने के लिए अलग कटर, वो छोटे पौधे की कटिंग के लिए करने के लिए अलग उपकरण होगा। 2.5 फीट गहरा गड्ढा करने के लिए वाहन में एक डिगिंग मशीन भी होगा। और आगे है गैनिक फावड़े भी रखे गए। एम्बुलेंस में रखे पानी, दवा और खाद के टैंक से पाइप के माध्यम से 50 मीटर दूर तक लगे पौधों तक की सेवा की जा सकेगी। साथ ही 25 फीट ऊंचाई तक पेड़ों पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है। बहुत ही एक अच्छा पहल है इंदौर में नगर निकाय का। आगे बात करें तो आपका ये इम्पोर्टेंट होगा, नई सरकार जो बनी है बिहार, उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सरकार के समक्ष चुनौतियां ये भी है जिसके निदान का प्रयास करना होगा। राज्य आर्थिक मोर्चे पर कैसे सबल हो और प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, इस पर सर्वाधिक ध्यान होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं पहले से चला रखी है, जिसका लाभ भी युवाओं को मिला है। इसे और गति से कैसे दिया जाए, इस पर विचार करना होगा। सबसे बड़ी विकास चुनौती है हमारे बिहार में कि औद्योगिक विकास एक सबसे बड़ा चुनौती रहा है कि निवेशकों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। इस पर कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी ताकि उद्योग धंधों के विकास से रोजगार के अवसर सृजित हो सके। और कृषि विभाग की जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिस पर अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वैसे भी इस साल मानसून ने जिस तरह से धोखा दिया है उसका कोई प्रभाव धान की खेती पर पड़ा है और किसानों की समस्या का समाधान भी करना होगा। स्वच्छ पर्यावरण और मानव का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया। इससे दुनिया की 8 अरब आबादी को स्वच्छ हवा में सांस लेने, सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ भोजन और स्वच्छ पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच का विधिक अधिकार प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव के बाद स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को 10 दिसंबर 1948 की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में शामिल कर लिया गया है। आगे है, दुनिया की एक बड़ी आबादी निम्न पर्यावरणीय दशाओं के साए में जीवन गुजारने को अभिशाप्त है। दुनिया की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेने को विवश है, जबकि हर साल दूषित और असुरक्षित पानी 1 अरब लोगों को बीमार करता है। वहीं खाद्य पदार्थों में विषाक्तता इस कदर बढ़ गई है, दुनिया में प्रत्येक 10 में से एक व्यक्ति दूषित भोजन खाने के बाद बीमार पड़ जाता है। अगर सभी नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मुहैया कराया जाए तो इससे जीवन की गुणवत्ता को सुधारने, जीवन प्रत्याशा को बेहतर बनाने और दूषित पर्यावरण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और संबंधित बीमारियों पर खर्च को घटाने में भी सफलता मिल सकती है। वास्तव में यह जीवन से जुड़ा प्राथमिक अधिकार है जो अन्य अधिकारों को सार्थकता प्रदान करता है। बेशक स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मानवाधिकार घोषित करने एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इस अधिकार का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक लोग पर्यावरण संरक्षण में अपने दायित्व को पूरा नहीं करते हैं। जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन, प्रदूषण, जैव विविधता क्षरण, ओजोन परत क्षय, भूजल का गिरता स्तर, वनोन्मूलन कुछ ऐसे पर्यावरणीय संकट है जो इस मानवाधिकार के क्रियान्वयन की दिशा में बड़ी बाधा बन सकता है।
हालांकि टिकाऊ विकास के 13वें लक्ष्य के रूप में समाहित जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण को 2030 तक हासिल कर लिया जाए तो इस विशिष्ट अधिकार की उपादेयता चरितार्थ हो सकती है। यह मानवता के हित में होगा। इस बात को भी पॉइंट नोट कर सकते हैं यहाँ से भी चीज़ें। बहुत ही VVI टॉपिक आपका आ गया है, तकनीक के इस युग में विकास की उम्मीद। जो हमारा 5G जो आ रही है उसमें सेमी कंडक्टर का उपयोग बढ़ते जा रहा है आगे प्रचलन के दुनिया में समय में। इस बात को समझेंगे, ध्यान दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा, इसमें मैंने अंडरलाइन कर लिया है, इसको भी आप पढ़ के नोट कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास क्या कहते हैं 5G नेटवर्क जो आने वाले ऑप्टिकल फाइबर और सेमी कंडक्टर के माध्यम से देश में जमीनी स्तर पर क्रांति का सूत्रपात करेगा, जिसमें शहरों के साथ ग्रामीण इलाके भी कई समस्याओं का समाधान करते हुए देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ट्रैकेड की शुरुआत को हम देश में डिजिटल इंडिया योजना से जोड़ सकते हैं। वर्ष 2015 में शुरू डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों को इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना था। अगर देश के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता तो शायद कोरोना काल में वहाँ जीवन पूरी तरह ठप हो जाता। देश में इंटरनेट के विस्तार के लिए अब 5G नेटवर्क बनाने, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने और सेमी कंडक्टर के उत्पादन का सिलसिला शुरू होने का एक अर्थ यह भी है कि यहाँ डिजिटल इंडिया को गति दी जा रही है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और आम आदमी के जीवन में बदलाव, जिसे हम 3 क्षेत्र में सीधे तौर पर असर पड़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर और 5G नेटवर्क जमीनी स्तर पर एक नई क्रांति का आगाज करेंगे। इंटरनेट के जरिए ही देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को गति मिला है और स्टार्टअप इंडिया मुहिम को कामयाबी हासिल हुआ है। आज यदि देश के छोटे शहरों के युवा मोबाइल फ़ोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में संलग्न हो पा रहे हैं तो इसमें इसी तकनीकी विकास का योगदान है जो इंटरनेट के विस्तार की वजह से हासिल हुआ है। अब देश में 5G नेटवर्क की पहुंच और सेमी कंडक्टर जैसे उपयोगी चीज़ों को बनने से प्रौद्योगिकी की उस दशक की परिकल्पना साकार होती दिख रही है। 29 सितंबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी आधिकारिक तौर पर 5G नेटवर्क लॉन्च करने जा रहे हैं। केंद्र में है रोजगार। इस चीज़ को टॉपिक को आप पढ़ लेंगे, चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको अंडरलाइन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार कैसे होगा तो इसमें भी आपको पॉइंट नोट्स कर सकते हैं। चीज़ यहाँ पे बहुत ही काफ़ी चीज़ें इसमें वर्णन किया गया है। और यहाँ पे हम इसको एक मेंशन कर देते हैं कि कुछ चुनौतियाँ भी है इस राह में। चुनौती क्या क्या हो सकता है तो देश के तकनीकी विकास और संपूर्ण डिजिटलीकरण के राह में कुछ चुनौतियां ऐसा है जिनका समाधान खोजे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहला चुनौती ये है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन की है कि मोबाइल फ़ोन से लेकर कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों में लगने वाले सर्किट, माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर आदि को यदि विदेश से ही आयात किया जाता रहा तो कोई भी सफलता आधी अधूरी कहलाएगी। सेमीकंडक्टर की कमी से जुड़े मुद्दे ने साबित किया है कि कैसे एक छोटी सी चीज़ की आपूर्ति में आई कोई रुकावट कार, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन आदि तमाम उपयोगी उत्पादों का निर्माण कार्य को ठप कर सकता है। कोरोना और उसके बाद चीन ताइवान के बीच पैदा तनाव से सेमीकंडक्टर की आपूर्ति की वैश्विक श्रृंखला ऐसी गड़बड़ाई है उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रही है। इस बात को समझेंगे। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर देश में ही बनाने के लिए शुरुआत का माहौल बनाने के संकेत दिए हैं। ऐसी कंपनी ने संबंधित कामकाज भी शुरू कर दिया यहाँ पे। लेकिन मुश्किल ये है कि भारत कैसे बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनी को समझाएगा कि यहाँ इन सामानों की फैक्ट्रियाँ लगाना उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए भी ये भी तो बताना पड़ेगा आपको। दुनिया की बड़ी कंपनियों को टक्कर देने की हैसियत में इस समस्या का आसान समाधान निकल सकता है। देश में ऐसी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ शहरों को नज़दीक लगाने का चलन है। अगर गाँवों के इस मामले में उपेक्षित रखा गया तो वे शायद ही कभी डिजिटल क्रांति का असली स्वाद चख सकेंगे। इसलिए यही स्थिति डिजिटली IT क्षेत्र में रोजगारों के मामले में भी है। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने वाली कंपनियां अपने कारखाने और दफ्तर शहरों में और उनके नज़दीकी इलाकों में खुलती रही है। गाँव पर उनका कभी फोकस नहीं रहा है। अच्छा हो यदि सरकार ग्रामीण BPO जैसे प्रावधान लेकर आएँ और उनमें ग्रामीणों को नौकरियाँ मुहैया कराएँ। रोजगार किसी भी क्षेत्र में लोगों की दिलचस्पी पैदा करने का सबसे अच्छा जरिया है। इसलिए ग्रामीणों को IT और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों में नौकरियां दिलाना सरकार की सबसे अहम चुनौती मानी जा सकती है। यदि टेकेड रूपी इस अभियान में ग्रामीण इलाके पहले की ही तरह वंचित और उपेक्षित रह गए तो देश के तकनीकी विकास का महाअभियान सार्थक नहीं कहलाएगा। ये भी एक चुनौती है और ये सारा जो लेख है इसमें क्या है उसको आप नोट कर सकते हैं। बेहतर चीज़ें हैं ये आपको। एक है भ्रष्टाचार के विरुद्ध संकल्प है आपका। इसमें क्या है, केंद्रीय स्तर पर 5 प्रमुख एजेंसियां हैं, CBI, ED, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NACB और IB काम करती है। राज्य स्तर पर सिर्फ 2 एजेंसियां काम करती है, पहला स्टेट विजिलेंस ब्यूरो और दूसरा CID अपराध जांच विभाग। प्रदेश में जितने भी भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उनकी जांच
विजिलेंस ब्यूरो को सौंपी जाती है। CID जो है हरियाणा पुलिस की एक विंग है जिसका काम सूचनाएं एकत्र कर राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम है, जिनके बारे में सरकार की जानकारी बेहद होना जरूरी है। ये सूचनाएं राजनीतिक, व्यक्तिगत और भ्रष्टाचार से जुड़ी भी हो सकती है। ये सब चीज़ों को इसको भी पढ़ लेंगे चाहिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी VVI है, इसको बात करेंगे तो आपका ये VVI होगा, बहुत ही इसको चाहिए, ये भी आपका VVI होगा। VVI टॉपिक है आपका क्या बात करें तो क्या है, तो पिछले एक दशक के दौरान वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने की भारत में पूरी क्षमता है, लेकिन इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को मैराथन की तरह लगातार दौड़ लगाना होगा। वहीं भारत को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए पिरामिड में सभी विकास का ध्यान रखना होगा, जिससे निम्न आय वर्ग के लोगों के पास भी देश में सृजित होने वाले धन का हिस्सा पहुंच सके। सरकार को भूमि सुधार, बाजार और वित्तीय सुधार कार्यक्रम के साथ निजी सेक्टर की सहभागिता, कृषि निर्यात में बढ़ोतरी के उपाय करने होंगे। औद्योगिक संगठन का मानना है कि 25 साल तक 7% के टिकाऊ विकास दर से भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। HDC में भारत की स्थिति मजबूत हुआ है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले सदी के 90वें दशक की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ $300 अरब डॉलर की थी, जो अभी $3 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1990 से लेकर 2019 तक बीच भारत के ह्यूमन डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन में भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत हुआ है। 1990 में भारत का HDC वैल्यू 0.429 था, जो 2019 में बढ़कर 0.645 हो गया। इस अवधि में औसत उम्र में 11.8% की बढ़ोतरी हुई, तो स्कूल में कुल समय बिताने की अवधि में 4.5 वर्ष का इजाफा देखा गया। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 1990 से लेकर 2019 के बीच प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम में 273.9% का इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय से ही किसी देश को विकसित या विकासशील या फिर अति कम विकसित की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के साथ मानवीय विकास सूचकांक, सामाजिक सुरक्षा, प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग जैसे कारण भी विकसित होने के पैमाने तय करते हैं। इस बात प्रति व्यक्ति आय में भारत का स्थान क्या है, तो वर्ष 2020 में विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय $2277.4 है, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय $12,556.3 अरब डॉलर, अमेरिका में $69,287.5 है, तो ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय $47,334.4 है। इस बात को भी ध्यान देंगे। और जो इन्होंने जो महानिदेशक CIA के, वो भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, और एक ये भी हैं बड़ी शास्त्री हैं, उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया, उसको भी आप पढ़ लेंगे चीज़ों को। पाम की खेती से घटेगा आयात, मतलब सरकार ने पाम की खेती को बढ़ाने के लिए नेशनल ऑयल मिशन की शुरुआत की है, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 8884 करोड़ होगी। यह मिशन की सफलता से 2030 तक 28 लाख टन अतिरिक्त पाम ऑयल का वार्षिक घरेलू उत्पादन होने लगेगा। आगे है GM पोर्टल से खरीदे गए 60 करोड़ रुपये से अधिक के राष्ट्रीय ध्वज, मतलब सरकारी ई मार्केट प्लस यानी GEM पोर्टल से विभिन्न सरकारी विभागों और प्रदेश सरकारों ने 60 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 2.36 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज खरीदा है। ये खरीद हर घर तिरंगा अभियान के लिए की गई थी। आगे की बात करेंगे, आपको सिविक कंडक्टर क्रांति की ओर बढ़ते कदम, इसको भी पॉइंट नोट करेंगे। इसमें आपको अंडरलाइन किया हुआ बहुत ही अच्छा पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। कैसे 3 राज्य हैं जो विकसित तेजी से निवेश कर रहा है, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इसके बारे में किया गया है चीज़ें। और ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से आयात किया जाएगा, उसमें सारी चीज़ उसमें वर्णन किया गया है, उसको नोट कर देंगे। और सरकार के लिए अहम कदम क्या क्या है ये भी है। और सेमीकंडक्टर चिप यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का दिमाग क्या क्या, इसको आपको नोट कर लेना है। और डिजिटल होता जीवन, इसको भी नोट कर लेना है चीज़ें। और कैसे 3 राज्य का ये चीज़ें कर रहा है, इसको भी आपको नोट कर लेना होगा। और इसमें हमने आपको क्या कहते हैं अंडरलाइन किया हुआ, इसको आप देख लेंगे, इसको क्या कहते हैं आप नोट्स कर सकते हैं पॉइंट को। इसमें भी आपका है, यहाँ भी चीनी जासूसी पोत में हमने टोटा बंदरगाह पर डाला लंगर, जाने क्यों है ज़्यादा चिंतित भारत, इसको भी आप 3 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं चीज़ों को। और इसमें भी अंडरलाइन कर दिया गया है, नई खोजों की महाशक्ति बनेगा भारत, मतलब क्या है, तो भारत के तो क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं को भारत को स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करने की बधाई देते हुए कहा है कि देश क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। विश्व को बेहतर स्थान दिलाने की दिशा में भारत नई खोजों की महाशक्ति बन जाएगा। इसके अलावा श्रीलंका की युवा हस्तियों ने भारत को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दिया है। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी तिरंगे को नॉमिनेट किया गया है। इस चीज़ को कर लेंगे चाहिए। तो चलिए
तो हम लोगों ने हमें बहुत सारी चीज़ आज हमने आपको बताया चीज़ें, कुछ चीज़ें रह गई हैं मैंने नहीं कर पाया, उसको आपको मैंने बता दिया है कौन सा पॉइंट नोट करना है चीज़ें को और क्या करना है। वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको VVI मैंने टिक भी लगा दिया है, वहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, उसको आप नोट कर सकते हैं चीज़ें को। कुछ 2-3 टॉपिक रह गए थे, ठीक है, तो कर लेंगे। तो चलिए, और कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और आप लोगों से यही विनती रहेगी कि कृपया इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करने में भागीदारी निभाएं, ताकि हमें और भी अच्छा लगेगा चीज़ें। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है। चीज़ें आप नोट कर सकते हैं UPSC मेंस के स्तर पे, BPSC मेंस के स्तर पे, या UPPS के मेंस के स्तर पे, AC का स्तर पे। ऐसे में भी क्या अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं पॉइंट नोट, इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा पॉइंट नोट करने से चीज़ें को। चलिए, तो इसलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।